गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जो इस सॉल्यूशन को दोपहर में देख रहे हैं, गुड इवनिंग जो शाम को देखेंगे एंड गुड मॉर्निंग जो सुबह देखने वाले हैं। तो मैंने सभी को विश कर दिया है एंड मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अगले टेस्ट के सॉल्यूशंस लेकर। काफी लंबे गैप के बाद मिले हैं, अदरवाइज हम वैसे नॉर्मली मिलते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, है ना? तो सिलेबस आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये जो टॉपिक्स हैं इसमें आप देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा-सा ज़्यादा था इस बार के पेपर में। थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री था, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बाकी बातचीत सॉल्यूशन के दौरान मैं करता रहूँगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाला हूँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियरली बनते जाएँ, इंप्रूव हो जाए और अगली बार वैसे क्वेश्चंस में आप गलती ना करें, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक, स्पेसिफिकली बात करूं तो डी ब्लॉक से कि निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में अधिक स्थायी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन? नाउ स्टेबिलिटी की जब मैं बात करता हूं, बहुत आराम से समझाने वाला हूं, एक एक सोल्यूशन समझाने वाला हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी का सीधा सा मीनिंग होता है कि एनर्जी मस्ट बी लो, ऊर्जा का जो स्तर है वो कम होना चाहिए, स्थिरता उसकी ज्यादा रहेगी जिसकी ऊर्जा कम है। अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही इसलिए है जिससे कि अ, स्थिरता आई, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी आ जाए एंड स्टेबिलिटी के साथ में एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। मतलब स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी लो होना चाहिए। ना इन्होंने यहाँ पे एक टर्म स्पेसिफाई करा है स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, और मुझे ये सब ट्रांजिशन मेटल आयंस दिख रहे हैं। तो अगर मैं इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसे मिलेंगे, इस टाइप से कुछ मिलेंगे और इस टाइप से मिलेंगे। तो मुझे लगता है जैसे ही मैंने एग्जांपल लिखा होगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि सर हमारा क्वेश्चन किस डायरेक्शन में सॉल्व करने वाले हैं। मैं बात करता हूँ Mn, फिर यहाँ पे मैंने लिखा H2O होल 6 एंड 3 प्लस एंड फाइनली जब मैं आगे बढ़ता हूं तो ये आ जाएगा Cr, यहां पर H2O होल 6 और ये 3 प्लस। ये मेरे कॉम्प्लेक्स बनेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। नाउ मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो मेरा H2O होता है इट इज अ टाइप ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। H2O जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड है तो डेफिनेटली जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा वो कम होगा। तो मैं यहां पे अगर इसकी बात करता हूं V3 प्लस की, तो वेनेडियम जो दिख रहा है मेरे को, वेनेडियम मेरा मिलेगा मुझे 3D1 एंड 4s0। यहाँ पे मुझे जो टाइटेनियम दिख रहा है, सॉरी ये अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऐसे, है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो ये आपका था टाइटेनियम, है ना? स्कैंडियम हमारे पास नहीं, वेनेडियम है। तो ये होता है 3D2 और 4s2, ये होता है 3D3 एंड 4s2, है ना? फिर ये आता है 3D5 एंड 4s1 एंड यहाँ पे आता है मेरे पास 3D5 एंड 4s2, ऐसा आता है। तो 3 प्लस कहा है मुझे, तो वेनेडियम जो मेरा बनेगा यहाँ पर, जो मेरा वेनेडियम आएगा, तो वेनेडियम मेरा 3 प्लस कहा है मतलब 3D2 आएगा, 3D2, है ना? टाइटेनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो वो मेरा आएगा 3D1, टाइटेनियम मेरा आएगा 3D1, यहाँ पे मेरा मैंगनीज जो आएगा वो आएगा 3D4 और मेरा जो क्रोमियम रहने वाला है यहाँ पर वो आएगा 3D3, 3D3 आएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे देखूं तो ये मुझे सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं, ये मुझे सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो T2G 0 और Eg3 मतलब हाफ फिल्ड, एकमात्र ये ऐसा आयन है जिसका कॉम्प्लेक्स हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड आप बाकी देख लो, किसी में भी हाफ फिल्ड नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका बताऊं तो ये बन रहा होगा आपका T2G2 और Eg0, है ना? यहाँ पे आप देखें तो ये बन रहा होगा T2G1 एंड Eg0, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ आएगा। बात समझे? सबसे ज्यादा स्टेबल मेरे पास जो है वो क्रोमियम है, क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो अपन पढ़ते हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मेरे बच्चों आंसर हमारा होने वाला है, सॉरी क्रोमियम होने वाला है। हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्रोमियम होने वाला है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया
दैट वाज फ्रॉम डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, मिक्स होकर लगा क्वेश्चन, बट ये एक्चुअल आपको मैंने सोल्यूशन दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं आपको फर्स्ट की भी ट्रिक बताता हूं और सेकंड की भी ट्रिक बताता हूं। ठीक है, जब अपन फर्स्ट आईई की बात करते हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के बारे में, और सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, डी ब्लॉक के एलिमेंट। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़कर सारे एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप IE1 का ऑर्डर याद कर सकते हैं। वैसे मैंने गाना सिखाया भी है और गाना भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलो, गाना है स्कूल वाली कीर्ति, स्कूल वाली कीर्ति, स्कूल वाली कीर्ति मानती नहीं, मानती नहीं क्यों कॉफी जरूरी है, क्यों कॉफी जरूरी है। स्कूल वाली कीर्ति मानती नहीं क्यों कॉफी जरूरी है। स्कूल वाली कीर्ति आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्कूल वाली कीर्ति मानती नहीं क्यों कॉफी जरूरी है। एंड जब मैं IE2 की बात करता हूं बच्चों, तो IE2 का ऑर्डर बन जाता है स्कूटी वाली मैडम ने, स्कूटी वाली मैडम ने फिर कार को जिंक, निकल, कॉपर से बनवाया। ये IE2 का ऑर्डर है। बात समझे? पहला गाना क्या बताया मैंने, स्कूल वाली कीर्ति मानती नहीं क्यों कॉफी जरूरी है। एंड IE2 का क्रम क्या दिख रहा है आपको, स्कूटी वाली मैडम ने फिर कार को जिंक, निकल, कॉपर से बनवाया। तो आपसे पूछा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स को सर्कल कर लेते हैं जो जो हमसे बोले हैं सेकंड। तो यहाँ पे बोला है मेरे को मैंगनीज, एक एक मैंगनीज के बाद बोला मुझे क्रोमियम, मैंगनीज के बाद बोला है क्रोमियम, उसके बाद बोला है टाइटेनियम, उसके बाद बोला है वेनेडियम। यही बोला है सभी में। तो मेरा जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो सबसे ज्यादा क्रोमियम आएगा, क्रोमियम के बाद आएगा मैंगनीज, के बाद वेनेडियम और टाइटेनियम। देख लो, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद वेनेडियम और वेनेडियम के बाद टाइटेनियम। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो सी रहने वाला है। मेरा जो करेक्ट आंसर है वो सी रहने वाला है। क्या आप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट आंसर मेरा क्या रहने वाला है? सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, वेरी सिंपल क्वेश्चन यहां पर, है ना। और इस क्वेश्चन में बोला है, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इस क्वेश्चन में मेरे को बोला है निम्न में से कौन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पहली कंडीशन आपका कंपाउंड में सिमेट्री ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा याद रखें कि आपके पास, आप चाह रहे हैं कि आपका कंपाउंड क्या शो ना करे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर क्या ना हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आया, अगर उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मतलब ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस टाइप की चीजें। अब मैं पहला कंपाउंड देखूं तो मुझे पहला कंपाउंड जो दिख रहा है वो बाइडेंटेड लिगेंड मेरा बना हुआ है इस प्रकार से। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे EN, यहाँ पे EN एंड यहाँ पर EN। तो ये 100% ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि बोर्ड पे आपको वो प्लेनर बना दिख रहा है, अदरवाइज वो नॉन प्लेनर है। वैसा दिख रहा है बोर्ड पे प्लेनर, अदरवाइज वो नॉन प्लेनर है। बात समझे? क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड भी है। दूसरी बात आप यहाँ पे देखें CO, है ना। सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं आपसे। तो मुझे एक यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है EN, यहाँ पे आ रहा है, इधर आपके पास 2 आ रहा है EN, है ना। यहाँ पे भी EN, इधर भी Cl, इधर भी Cl। बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर भी मुझे बाइडेंटेड लिगेंड दिख रहा है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दैट मींस आपका C ऑप्शन जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, बाकी सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे,
क्योंकि सभी में बाइडेंटेड लिगेंड है। यार बाइडेंटेड लिगेंड इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये बात है, जरूरी ये बात है कि उसमें सममिति का तल आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। लेकिन आपका जो सी आंसर दिख रहा है, जो आपका सी ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर सममिति का तल पाया जाएगा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, जिसके कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बाकी सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन 6, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? Which of the following element with the following outer electronic configuration may exhibit largest number of oxidation state? वेरी सिंपल, आप ऐसे समझिए कि मेरे पास यहाँ पे स्कैंडियम था, फिर मैंने लिया टाइटेनियम, फिर मैंने लिया वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और ये जिंक। आप ध्यान से देखें तो जो इसका ग्रुप नंबर है ना, मैं 1 मिनट बस 2 सेकंड का टाइम लूंगा। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि स्टूडियो में गर्मी हो रही है ना। चलिए मैं वापस आ गया हूँ, टेंशन ना ले, थोड़ा सा गर्मी हो रहा है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल। ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, ये 10, ये 11 और एक ये 12। हमारे पास 2 एलिमेंट, एक स्कैंडियम ऐसा है जो ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कितने का शो करता है, +3 का, एंड आपका एक जिंक ऐसा है जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 का, और जो वेरिएबल नहीं है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होता है ना। नाउ अब आप चले सीरीज से इधर तक एंड फिर इधर चले, मतलब आप जैसे ही इस तरफ आएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाता है। मतलब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन आप स्टेट देखें तो +2, +3, +4, +5, +6, +7 अपने ग्रुप नंबर के बराबर, अपने ग्रुप नंबर के बराबर, +2, +3, +4, +5 और +6। वैसे यहाँ पे +5 तक जाता है, वैसे यहाँ पे +2 और +4 तक जाता है। तो आप देखें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मिड ऑफ द सीरीज तक बढ़ता है और मिड ऑफ द सीरीज के बाद वो कम होने लग जाता है, जिसमें स्कैंडियम का केवल एक ही है, दैट इज +3 है, एंड जिंक का केवल एक ही है, दैट इज कौन सा, +2 है। लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है वो इन पर्टिकुलर एलिमेंट में किसका आता है, मैंगनीज का, दैट इज बोलो कौन है, +7। और मैंगनीज के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d5-4s2। मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d5-4s2 होता है। तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा आएगा। मतलब मेरा आंसर जो यहाँ पे आएगा वो डी आएगा, दैट इज 3d5 and 4s2। बिल्कुल क्लियर बच्चों। आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन के बाद 55 क्वेश्चन। निम्न में से किस युग्म का आकार समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम साइज, लगभग सेम साइज। तो वैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जर्कोनियम हॉफनियम, बट मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताने वाला, मैं आपको एक्सप्लेनेशन में लेके जाऊंगा और वहां पे बताता हूं कैसे। आपने अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखा, पढ़ा हो, सुना हो, है ना, कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन ने देखा है कि मेरे पास यहाँ पे आता है ग्रुप नंबर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो एक्सप्लेनेशन के कारण वीडियो बड़ा हो जाए चल जाएगा, आंसर तो आपको आंसर की में भी मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा कि भाई कहाँ गलती कर पाए, कहाँ गलती की थी। तो ये आता है स्कूटी यहां ला, फिर ये कहलाता है आपका टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। फिर ये आता है वो नवाब था, ठीक है। फिर आता है क्रोमोटन, क्रोमोटन, टन मतलब टंगस्टन होता है ये, क्रोमोटन, है ना। फिर उसके बाद आता है आपके पास मंतक रे, मंतक रे एंड पेरस, फिर ऐसे सो ऑन चलता है। मैं पूरा नहीं बता रहा, जो मेरे काम का मैं वो बताता हूं। नाउ आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो मेरे को मिलता है, जो मेरे पास इसका एटॉमिक नंबर आता है वो आता है यहां पर, इसका एटॉमिक नंबर इज 29। ये स्कैंडियम है, ये 21 है, ये 39 है, ये 57 है, ये 22 है, ये 40 है और ये 72 है। यहां छिपा है इसका सोल्यूशन।
यहां छुपा है इसका सोल्यूशन 72। क्यों? क्योंकि 57 से 72 के बीच में जो गैप आया है, 57 से 72 के बीच में जो गैप आया है, इस गैप में आते हैं लेंथेनॉइड्स, इस गैप में आते हैं लेंथेनॉइड्स, और इन लेंथेनॉइड्स में लगता है 4f इलेक्ट्रॉन्स के कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन। इनमें लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हिंदी में इसको अपन कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड क्या लगता है? संकुचन। तो लेंथेनॉइड संकुचन मेरा लग रहा है होफनियम में, यहां लग रहा है लेंथेनॉइड संकुचन इसमें। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ना था, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ना था, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है, तो साइज मेरा लगातार बढ़ना था, लेकिन यहां लग गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां लग गया बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज कम हो गया। मतलब इसके साइज को बढ़ना था, बढ़ने की जगह कम हो गया, तो इन दोनों का साइज, इन दोनों का साइज, जर्कोनियम होफनियम का साइज लगभग लगभग बराबर हो जाता है। तो इसीलिए बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम साइज, तो जर्कोनियम होफनियम बिकॉज ऑफ कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, बिल्कुल आया मजा, सॉल्यूशंस एकदम क्लियरली समझ आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस नॉट एग्जिबिट टू शो आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, या निम्न संकुल में से किसे समावयवता प्रदर्शित करने की आशा नहीं है। तो देखो मेरी बात, एक बात को समझे ध्यान से, आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करता हूं, है ना, आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता की बात करता हूं, तो आइसोमेरिज्म को पहले मैं थोड़ा सा फटाफट से बता देता हूं क्या कहानी है। तो आइसोमेरिज्म मेरे पास दो कैटेगरी में आती है, एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक, एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक, और एक कहलाती है स्टीरियोमेरिज्म, त्रिविम, स्टीरियोमेरिज्म त्रिविम समावयवता। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक, एक स्टीरियोमेरिज्म त्रिविम। स्ट्रक्चरल में अपन पढ़े थे यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधित, फिर हम पढ़े थे आयोनाइजेशन, आयनीकरण, आयोनाइजेशन आयनीकरण, फिर हम पढ़े थे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड जल योजित, हाइड्रेटेड जल योजित, एंड चौथा पढ़ा था कोऑर्डिनेशन, उपसंयोजी। और ये जो मुझे ऊपर एग्जांपल दिए ना, ये ऊपर जितने भी एग्जांपल दिए ना, उनमें से ये कोई भी केस मैच नहीं करेगा, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का केस पूरी तरीके से खत्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का केस पूरी तरीके से एंड हो गया, क्योंकि लिंकेज के लिए मुझे चाहिए थे एम्बीडेंट लिगेंड, उभयधर्मी लिगेंड, उभय दंतु लिगेंड, जो दोनों साइड से अटैक करें, जैसे कि साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, HCN, NCS, ONO, NO2, है ना, हाइड्रेटेड है नहीं, कोऑर्डिनेशन है नहीं, तो ये सारे केस खत्म हो गए, मतलब ये कोई भी ये वाला केस तो नहीं गया। अब जब मैं स्टीरियो की तरफ आया, तो या तो मेरे पास वो शो कर दे ज्योमेट्रिकल, या तो मेरे पास वो शो कर दे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और या वो शो कर दे ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल में भी समस्या क्या है कि टेट्राहेड्रल वाले, चतुष्फलीय वाले, टेट्राहेड्रल वाले जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल वाले ये शो नहीं करेंगे, टेट्राहेड्रल वाले कभी शो नहीं करेंगे। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो आपके पास होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो आंसर क्या आना चाहिए? स्क्वायर प्लेनर। बात समझे? और ऑप्टिकल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें तो यहां मुझे एक समझ में आता है कि भाई प्लैटिनम जो होता है ना, वो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब ये तो शो करेगा। प्लैटिनम जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए ये तो शो करेगा, ये भी करेगा। EN ऑप्टिकल शो करेगा, ये शो करेगा ऑप्टिकल, ये शो करेगा ऑप्टिकल। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये 100% करेगा ज्योमेट्रिकल शो, बिल्कुल शो करेगा। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं ना, निकल की बात जब मैं करता हूं, जब मैं निकल की बात करता हूं, तो निकल की बात करूंगा तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कैसा कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय,
और चतुष्फलकीय है तो ये कभी भी आइसोमेरिज्म मतलब ज्योमेट्रिकल, भाई ये वाला केस तो पूरा ही खत्म हो गया ना। लिंकेज आयनाइजेशन हाइड्रेट तो कर रही ना, अब बात चल रही ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की। अब ज्योमेट्रिकल भी मैंने बोला कौन शो करेगा, कौन शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल तो कभी नहीं शो करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो संकुल होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल होने के कारण हमारा आंसर यही आएगा जो आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म पूरा मिला दिया। आपको एक एंड से चेक करना चालू करना था इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन कह सकते हैं। चलो, असर्शन रीजन आते ही बच्चों के थोड़े से होश उड़ने लग जाते हैं। बोले सर क्या दे देते हो यार, क्यों मतलब आत्मा जलाते हो, क्यों दिल दुखाते हो, बट ठीक है देना पड़ेगा। कथन, असर्शन क्या कहता है? असर्शन कहता है कि चतुष्फलकीय संकुल ज्यामिति साम्यता नहीं दर्शाते, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया, ये बिल्कुल सही है, बात समझे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चतुष्फलीय संकुल ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएंगे। क्यों नहीं दर्शाएंगे? क्योंकि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है तो इनमें से आप किसी की भी पोजीशन बदलेंगे तो एंगल और डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा एंगल 109 डिग्री का है तो ये सारे एंगल 109 डिग्री के हैं, मतलब इनमें से आप किसी को भी उठा के कहीं भी रख दो, इनमें से आप किसी को भी उठा के कहीं भी रख दो, किसी भी पोजीशन को स्विच कर दो, एंगल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। एंड रीजन दे रहे, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल फोर पोजीशंस आर आइडेंटिकल। मतलब ये भी बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। चलिए 57 क्वेश्चन का आंसर अपना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह, फिर से एक और कथन दिया है। FeCO5 अंत कक्षक संकुल है, FeCO5 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल ठीक है, इनर ऑर्बिटल होता है क्योंकि CO इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। जो आपका CO आता है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, है ना। CO आपका कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, है ना। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़ाई होगी। इतने बुरे थे कालू शामू, फिर उन्होंने बैल को पानी से नहलाया, इतना ही नहीं उन्होंने सबको बताया। ये मैं बताऊंगा अभी बीच में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। और Fe जो हो रहा है, Fe जो हो रहा है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जीरो मतलब 3d5 है ना। सॉरी 3d5 नहीं है, इट इज Fe जो है इट इज 3d6, इट इज 3d6 एंड 4s2 आया। अब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अटैक करने आता है तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाता है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड जब अटैक करने आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे डी दिख रहा है मुझे और यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड ये 6। बोलो आया कि नहीं आया? तो जब स्ट्रॉन्गर लिगेंड अटैक करने आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? पेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की होती है पेयरिंग, और पेयरिंग होने का मतलब ये दो इधर, इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयर, और ये बनेगा आपका DsP3। DsP3 DsP3 मतलब आपका जो CO है, आपका जो CO है वो यहां से आना स्टार्ट करेगा। तो ये जो होता है ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड के कारण होता है, उसका ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो असर्शन पढ़ता हूं मैं, FeCO5 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये मैंने चेक कर लिया। रीजन कह रहा है इन गिवन कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन 0, बिल्कुल ये भी सही कह रहा है, लेकिन ये रीजन गलत है। दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। समझे? रीजन का जो स्टेटमेंट है वो सही है, आप देखो ना मैंने बोला यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इनर ऑर्बिटल क्यों है? तो वो इसलिए है कि तुम्हारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक करने आता है इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? पेयरिंग होता है। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट दी, मतलब बी आंसर हमारा आएगा यहाँ पे कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए 11th क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ चुके हैं हम।
इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ चुके हैं हम एंड फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस का कमी हो सकता है बट इट्स ओके, वी विल मैनेज, है ना। एंड आपको बोला है K1 K2 K3 में रिलेशन निकालना है। K1 K2 K3 में क्या निकालना है? रिलेशन इक्वेशन गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरी मेन इक्वेशन को लिखता हूँ जो मुझे चाहिए। तो मेरा मेन इक्वेशन ये रहा। मुझे इसको देख के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मुझे इसको देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आप जब इक्वेशन को चेंज करते हैं, के में कुछ वैल्यूज में चेंज आता है। के का वैल्यू डिपेंड केवल टेम्परेचर पे करता है ना। देखिए इनवर्स वगैरह, जैसे आप पहला देखिए आप पॉइंट, तो आपको जो NH3 मिल रहा है वो NH3 आपको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। NH3 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें पूरा क्वेश्चन इसको देख के सॉल्व करना है ना। और हमारे प्यारे लाल भैया को बुलवा लेता हूँ मैं, प्यारे लाल भैया आ जाए, है ना। आज पेपर सोल्यूशन में भी आ गए प्यारे लाल भैया, और ये कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस इक्वेशन का ध्यान रखना है, इस इक्वेशन का। आप NH3 को देखें, आपका NH3 दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन जो आपका मेन इक्वेशन है उसमें आपका NH3 आ रहा है राइट हैंड साइड पे। आप इक्वेशन को पलटें, इक्वेशन को पलटेंगे, तो इक्वेशन को पलटूंगा तो ये बनेगा 2NH3, और 2NH3 से मुझे मिलेगा N2, और यहाँ मिलेगा 3H2, और मेरा K का वैल्यू आएगा 1/K1, इनवर्स हो जाता है, इनवर्स हो गया, मेरा K का वैल्यू इनवर्स हो गया क्योंकि मैंने इक्वेशन को पलटा है। आप देखें मुझे NO चाहिए, अगला है ना, ऑक्सीजन को छोड़िए उसकी जरूरत नहीं है। NO चाहिए, NO चाहिए मुझे कहाँ पे? राइट हैंड पे, और मुझे दिया भी राइट हैंड पर ही है, तो उसको छोड़ दीजिए आप। तो ये बन जाएगा आपका N2, यहाँ पे बन गया O2, और यहाँ पे मिला 2NO, और ये मेरा मिला K2, ये मेरा मिला K2। अब मुझे चाहिए H2O, H2O दिया हुआ है मेरा राइट हैंड पे, चाहिए भी मुझे राइट हैंड पे लेकिन 3 का मल्टीप्लाई, दिया हुआ राइट हैंड पे, चाहिए भी राइट हैंड पे लेकिन 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2 प्लस H2O, है ना। और यहाँ पे लिखा है K3, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। 3 का मल्टीप्लाई करा मैंने, 3 3 3, तो यहाँ पे आ गया पावर में क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो K की कहाँ चले जाता है? पावर में। अब आप जब इन तीनों को ऐड करोगे, इन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। इक्वेशन को ऐड करके देख लो आप, मैं ऐड भी करके देता हूँ आपको। यहाँ पे बनेगा 2NH3, यहाँ पे बनेगा N2, है ना। ये N2 से N2 बोलो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये H2 से H2 बोलो क्या हो गया? कैंसिल। और ये O2 आपको मिल जाएगा 5/2 O2, 5/2 O2, फिर यहाँ पे 2NO, और यहाँ पे 3H2। याद रखिएगा, जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनके K का वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है। जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं उनके K का वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है। कर दो तीनों को मल्टीप्लाई, तो 1/K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय K3 की पावर 3, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा K2 K3 के पावर 3/K1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखिए K2 इंटू K3 की पावर K1, तो मेरा जो आंसर आया वो K2 K3, और ये दैट इज सी ऑप्शन, सी आंसर आ रहा है अपना। क्लियर एकदम 59, है ना। बिल्कुल अच्छे समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, निम्नलिखित साम्य अवस्थाओं में NO प्लस हाफ O2 K1 NO2 दे रहा है, और फिर इक्वेशन को पलट दिया है, इक्वेशन को पलट दिया है। समझे? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यार क्या है ना, मुझे ऑनलाइन में भी ऐसा फील नहीं होता है कि आप लोग सामने नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है आप सामने ही बैठे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, पलटा है क्या? नहीं, पलटा नहीं। हाँ सॉरी, पलटा है, वो इंग्लिश मीडियम का था, ये था। पलट दिया इक्वेशन को, और पलट कर 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, पलटकर 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। तो हमें पता है कि इफ इक्वेशन इज रिवर्स, यदि इक्वेशन को पलट दिया जाए एंड मल्टीप्लाइड बाय n, इफ इक्वेशन इज रिवर्स्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय n, तो K2 आपका आता है 1/K1 की पावर में n। K2 बराबर आता है 1/K1 की पावर में n, ठीक है। तो इक्वेशन को पलट दिया है, तो रिलेशन पूछा है। तो आप देखो ना, पहले ये था K1, फिर ये K2 आया, इक्वेशन को पलटा है और 2 से क्या करा है? मल्टीप्लाई करा है। तो मेरा आंसर आ जाएगा K2 बराबर K1 की पावर में स्क्वायर,
K2 बराबर K1 की पावर में स्क्वायर, K2 बराबर दैट इज सी आंसर। ध्यान से देखिए, ठीक है, कौन सा आंसर? सी आंसर की इक्वेशन को पलट कर किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, NO2 एंड 2NO, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम का है, अगेन केमिकल इक्विलिब्रियम का, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन HI gives half H2 plus I2 is 8. Then the value of equilibrium constant in the reaction, बात समझे? मतलब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये वैसे पहले जैसे ही था, है ना? पहले जैसे ही था क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बोला है कि H2 plus I2, है ना? ये जो आपको इक्वेशन दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है HI, यहाँ पे दिया हुआ है गैस, और यहाँ पे दिया हुआ है हाफ H2, है ना? और यहाँ पे दिया है हाफ I2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गैस। बोलो आया? ऐसा दिया है, बात समझे? और इसका जो K का वैल्यू दे रखा है वो 8 दे रखा है। मतलब यहाँ पे मुझे K बराबर बोलो क्या दिया हुआ है? 8। K बराबर 8 दिया है। अब मैंने क्या करना है, आपसे बोला है कि मुझे इस इक्वेशन का वैल्यू बताएं, इसका वैल्यू बताएं। तो पहली बात तो इसको पलटा है, इस इक्वेशन को पलटा है, तो पलटा मतलब हाफ H2, पलटा मतलब हाफ H2, पलटा मतलब हाफ H2, और यहाँ पे आ रहा है HI, और आपसे बोला है K डैश का वैल्यू बताएं। तो पलट के पहली बात तो 2 से मल्टीप्लाई भी करा है, पलट के 2 से मल्टीप्लाई भी तो करा है, पलट कर 2 से मल्टीप्लाई करा है। अब पलट के 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1/8 और उसका स्क्वायर। तो बोलो आंसर कितना? 1/64, 8 8 64, 1/64, 1 कितना आ गया? 64। क्लियर है? तो यहां तक के क्वेश्चन मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को समझ में आए हैं। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 62 वाला, निम्न अभिक्रिया में Kp1 तथा Kp2 के मान का अनुपात 9:1 है ना? Kp1 और Kp2। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, मेरे को हो सकता है स्पेस ज्यादा लगे इसमें, बट मैं ट्राई करूंगा फिर भी इसी में सॉल्व करने का। Kp1 और Kp2 के मान का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 9:1। इनका रेशियो जो दे रखा है वो 9:1 का दे रखा है। आपसे बोला है, आपसे बोला है टोटल प्रेशर, साम्य पर कुल दाब, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, साम्य पर कुल दाब, मतलब P1 और P2 का रेशियो निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपसे यही पूछा है। लेकिन यहां पर जो मेरे पास दो समीकरण दिए हैं, पहले मैं इसका एक इक्वेशन बना के दिखाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है? देखो, आपको जो पहला इक्वेशन दिख रहा है, x से आपको मिल रहा है y प्लस जेड। आप एक काम करें, इनिशियल मोल्स इसके a मान ले, इसके मान ले 0, इसके 0, ये x बना, ये x बना, तो ये बचा a माइनस एक्स। बोलो आया? तो Kp1, तो बच्चों Kp1 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, है ना? डेल एनजी का वैल्यू, डेल एनजी का वैल्यू 1 आ रहा है इसमें, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के करेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास प्रेशर, और ये बनेगा a प्लस एक्स टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। ये इक्वेशन मैंने बनाई, ये इक्वेशन मैंने बनाई, बात समझे? इस इक्वेशन को मैंने बनाया। नाउ मेरे पास अगला जो दिख रहा है वो मेरे को मिल रहा है a से मुझे मिल रहा है 2b, a से मुझे मिल रहा है 2b, है ना? आप ध्यान से देखें, मुझे जो अगला मिल रहा है वो a से क्या मिल रहा है? 2b, है ना? तो a से मिल रहा है 2b, तो मैंने यहाँ पे लिखा a, और a से मुझे मिला बच्चों कितना मिला? 2b। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनिशियल मोल्स को a, इसको 0, ये बना 2x, और ये मिलेगा मुझे a माइनस एक्स, और मैं इसका Kp2 लिखता हूँ, है ना? मैं इसका Kp2 लिख रहा हूँ, तो Kp2 मेरा बनेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, बात समझे? 4x स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा a माइनस एक्स इंटू यहाँ पे p, और अगेन यहाँ पे a प्लस एक्स, ऐसा मिला मुझे, है ना? तो ये मैंने मान लिया P1 था, और ये मैंने मान लिया P2 था, है ना? ये मेरा Kp1 था, और ये मेरा है बच्चों Kp2। सबको क्लियर है? एक Kp1 Kp2। अब क्या करना है, अपन को दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, डिवाइड करो।
तो Kp1 अपॉन Kp2, Kp1 अपॉन Kp2 करा, Kp1 अपॉन Kp2 करा तो ये बना मेरा एक्स स्क्वायर इंटू P1 अपॉन बोलो a माइनस एक्स और बोलो a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये तो ऊपर चले आएगा ना, तो ये फिर से बोलो क्या बना तुम्हारा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और यहां पे मेरे पास आ रहा है 4x स्क्वायर इंटू P2, 4x स्क्वायर इंटू क्या दिख रहा है P2, ये पूरा टर्म क्या हो गया कैंसल। बात समझे कि नहीं समझे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसल। तो मेरे पास जो बच रहा है वो अब बच रहा है, मैं अब कहां सॉल्व करूं, एक्चुअली मैं यहां कर देता हूं छोटा सा, मैं है ना, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा गायब हूंगा, आप चिंता ना करें, आपको सोल्यूशन सामने दिखना चाहिए, मैं गायब हो जाऊं वो चल जाएगा। तो ये मेरे पास जो सोल्यूशन दिख रहा है ये आया मेरे पास Kp1 अपॉन Kp2, देखो Kp1 अपॉन Kp2 है ना, इक्वल टू P1 अपॉन P2 इंटू 4, P1 अपॉन P2 इंटू 4। अच्छा Kp1 और Kp2 का रेशियो आ रहा था 9:1, 9:1 इक्वल टू P1 अपॉन P2 और 4 का मल्टीप्लाई, तो ये जो बना आपका P1 बाय P2, P1 बाय P2 बना 36/9। वाह, हमने इतने से स्पेस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट इज 36/1। बी आया ऑप्शन आपका 36/1, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेशन बनाया एंड देन एक्सप्रेशन को बना के मैंने प्रॉब्लम को क्या करा सॉल्व करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब 63 क्वेश्चन फिर से इक्विलिब्रियम का, अच्छा क्वेश्चन था इसके पहले वाला भी, इसको देखते हैं अपन। लॉग ऑफ Kp बाय Kc, log of Kp by Kc, log of Kp by Kc प्लस log of RT इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन देखकर ना अक्सर बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, घबराना नहीं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा आपके विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शांति से समझें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस पे वैलिड है। चलो पहले तो मैं जरा Kp Kc का रिलेशन निकाल लेता हूं यहां से, है ना, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं Kp Kc का रिलेशन। मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो ये मुझे मिलेगा लॉग ऑफ, क्या बन रहा है ये Kp और ये Kc, बोलो आया समझ में, है ना, और इसको मैंने इधर भेजा तो माइनस ये बन जाएगा 1 लॉग ऑफ RT, ऐसे ही बनेगा -1 लॉग ऑफ RT, इधर भेज दिया मैंने। अब आप ध्यान से देखें तो ये बन गया मेरा लॉग ऑफ, इसको लिखा मैंने Kp, है ना, और बाय Kc, और इसको लिख लिया मैंने लॉग ऑफ RT की पावर में -1, दोनों साइड लॉग हटा, तो बोलो क्या बना Kp बाय Kc और बोलो RT की पावर में -1, और अपना रिलेशन क्या बन गया Kp बराबर Kc RT की पावर में -1, बोलो आया कि नहीं आया, RT की पावर में कितना बना -1। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन होता है, हमारा जो रिलेशन होता है वो ये होता है Kp बराबर Kc RT की पावर में डेल एनजी, और डेल एनजी का वैल्यू अब देख लो, डेल एनजी का वैल्यू देख लो -1 आ रहा है, डेल एनजी का वैल्यू आप ध्यान से देख लो कितना आ रहा है -1, तो डेल एनजी का वैल्यू -1 किस केस में आ रहा है वो देख लेते हैं, तो 1 और ये 1 और ये 1, तो यहाँ पे तो आ रहा है +1, यहाँ पे देखो 2 -3 दैट इज इक्वल टू -1, तो मेरा आंसर तो यही आ गया, बात ही खत्म हो गई, मेरा आंसर यही आ गया। यहाँ पे मेरे डेल एनजी का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -1, ठीक है। चलो 63 डन, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन, है ना, कि बोला है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इंक्रीजेस, कुछ याद आई मेरी बात, साम्य स्थिरांक के का मान उत्प्रेरक के उपस्थिति में बढ़ता है, साम्य स्थिरांक को किसका वरदान, रिकॉल कीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसका वरदान होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान रखे, ब्रह्मा जी का वरदान होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्जाम में मत लिख के आ जाना रीजन में कि ब्रह्मा जी का होता है। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ब्रह्मा जी का वरदान है कि दुनिया की केवल एक ताकत इसको बदल सकती है, वो होता है टेम्परेचर, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है, एक्चुअली है नहीं, ध्यान रखना, साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, वो तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि इसको केवल टेम्परेचर बदल सकता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती, इसका मतलब असर्शन गलत,
असर्शन गलत, असर्शन गलत हुआ तो फिर सभी गलत। बात समझे? तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू सेम एक्सटेंट। नहीं भैया, असर्शन ही गलत है तो रीजन भी गलत। सीधे उठ के डी आंसर पे आ जाओ, सीधे उठ के डी आंसर पे आ जाओ। कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालेगा। बात समझे? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप तो इसका ध्यान रखना, ये जो के है इसको दुनिया की केवल एक ही ताकत बदल सकती है, वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स है ना। और थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कहता है, माना जाए कि प्रत्येक अभिक्रिया खुले पात्र में हो रही है, तब किस अभिक्रिया, ओपन वेसल में हो रही है, खुले पात्र में, ओपन वेसल, खुले पात्र में, खुले पात्र में जब भी अभिक्रिया होती है, खुले पात्र में अभिक्रिया जब भी होती है, मतलब आपको क्या मानना है, पी कांस्टेंट। पी कांस्टेंट मानना मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस। पी कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। देखो खुले पात्र में हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का है, खुले पात्र में हो रही है। तो बोला डेल्टा एच और डेल्टा ई किसमें बराबर होंगे। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई होता है प्लस डेल एनजीआरटी होता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई होता है प्लस डेल एनजीआरटी होता है। ठीक है, अब आप डेल एनजी निकाल लो, क्योंकि जहां पे भी डेल एनजी का वैल्यू 0 आएगा, डेल एनजी का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ओनली गैस। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो डेल एनजी का वैल्यू 0 कहां आ रहा है, तो डेल एनजी का 0 अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो मुझे तो पहले ही आंसर में दिख रहा है, डेल एनजी का वैल्यू 0 पहले ही आंसर में दिख रहा है, देख लो। 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल और 2 मोल, तो यहीं पे डेल एनजी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी डेल एनजी का वैल्यू 0 आएगा, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अभिक्रिया Br2 लिक्विड है, Cl2 गैस है, Br2Cl दे रहा है, एंथैल्पी एंट्रोपी का परिवर्तन दिया है, किस ताप पर अभिक्रिया साम्य पर होगी। गुड क्वेश्चन। एंथैल्पी एंट्रोपी का चेंज दे रखा है और आपसे बोला है किस टेम्परेचर अभिक्रिया जो होगी वो साम्य पर होगी। इस क्वेश्चन को करते हैं जरा, पहले सॉल्व देखते हैं, वैल्यूज क्या क्या गिवन है। तो मेरे पास सबसे पहले दे रखा है एंथैल्पी का परिवर्तन, तो डेल्टा एच का वैल्यू मुझे दे रखा है, डेल्टा एच का वैल्यू दिया है 30 किलो जूल, 30 किलो जूल है ना। डेल्टा एच का वैल्यू दिया है 30 किलो जूल पर मोल, वेरी सिंपल एंड विथ पॉजिटिव साइन। ऑलवेज रिमेंबर साइन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। जो चिन्ह परिपाटी होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेल्टा एस का वैल्यू मुझे बोला है, डेल्टा एस का वैल्यू दिया 105 जूल पर केल्विन, एंड ये वैल्यू भी मुझे पॉजिटिव ही दिया है, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव दिया है। तो जब दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो हमने पढ़ा है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, और दोनों का वैल्यू पॉजिटिव दिया है, मतलब डेल एच का वैल्यू भी पॉजिटिव है, डेल एस का भी है। तो हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया स्वतः, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया स्वतः एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, अभिक्रिया स्वतः हाई टेम्परेचर उच्च ताप पर अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः। लेकिन आपको बोला है साम्य पर क्या होगा, तो मेरे लाल साम्य पर चाहते हैं आप, रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पर हो, तो डेल जी का वैल्यू 0 होना चाहिए, डेल जी का वैल्यू 0 होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। देखो डेल जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, डेल जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, और डेल जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मुझे लगा मैं कुछ गलत भूल गया, है ना। डेल जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है, और डेल जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मेरी बात समझ में आया, है ना। तो हमें यहाँ पे देखना है, मैं लिख भी देता हूं एक बार, अगर मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हुई हो तो नेगेटिव आएगा स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, नेगेटिव आएगा स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, और डेल जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अस्वतः। आपसे बोला है किस टेम्परेचर पर वो साम्यमर होगा, तो अपनों को पता है डेल जी का 0 रखो, डेल जी को 0 रखोगे तो 0 बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, इसको लाओ इधर, तो माइनस माइनस सब कैंसिल होगा, तो डेल एच बाय
डेल एस और यहाँ पे टी। बोलो आया। अब एक समस्या है कि सर यहाँ किलो जूल और जूल में तो बदलेंगे अपन इसको, तो ये आएगा 30 और ये 1000 और ये 105। एंड अब इस केस के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं मेरा यंत्र, तो मैंने यंत्र को निकाला एंड यंत्र निकाल के मैं वैल्यू डालता हूं यहाँ पे, तो ये आपके पास आ रहा है 30,000 डिवाइडेड बाय 105, तो 285.7, 285.7, तो मेरा जो टेम्परेचर आया इट इज 285.7 केल्विन। बात समझे, 285.7 केल्विन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 66 थर्मोडायनेमिक्स का हमने देखा। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ऐसे ये जो ग्रेटर और लेस के साइन आते हैं ना, इसमें उलझना नहीं है अपन ने, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। बच्चे उलझ जाते हैं, बोले ग्रेटर लेस समझ नहीं आया। ये दिख रहा है आपको PCl5 से PCl3 और Cl2। तो पहली बात तो वियोजन हो रहा है ना, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, किसी चीज को तोड़ा जा रहा है, तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी। डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन मतलब एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ऊष्माशोषी है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि डेल्टा एच का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मतलब जीरो से ज्यादा। लेकिन रिएक्शन में साथ के साथ ही, लेकिन रिएक्शन में साथ के साथ ही गैसियस प्रोडक्ट बने दो, रिएक्शन में साथ के साथ ही दो दो गैसियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं, गैस के मोल बढ़ रहे हैं, गैस के मोल्स बढ़ते जा रहे हैं। गैस के मोल अगर बढ़ रहे हैं, रिएक्शन में गैसियस मोल बढ़ रहे हैं, तो डेल्टा एस का वैल्यू भी तो पॉजिटिव आएगा और डेल्टा एस भी आएगा ग्रेटर देन जीरो। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। क्यों? वियोजन हो रहा है, वियोजन टूट रहा है, टूटने में अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव और डेल एस का वैल्यू भी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते से ही सॉल्व हो जाता है मेरे बच्चों, गलती नहीं करना है। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते के साथ ही सॉल्व हो जाता है। चलो मैं बताता हूं कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर, पहला, पहला करेक्ट फॉर, पहला, पहला वर्ड फ्री एक्सपेंशन। तो दिमाग में पढ़ते के साथ ही आ जाना चाहिए फ्री एक्सपेंशन, दिमाग में पढ़ते के साथ ही। अब जैसे ही मैंने फ्री एक्सपेंशन पे जोर दिया ना, अब आधे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सर कह रहे हैं फ्री एक्सपेंशन मतलब W बराबर जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब W बराबर जीरो, काम खत्म पहला तो। ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, चलो भैया दूसरा काम खत्म, दूसरा काम खत्म। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंडीशन, एडियाबेटिक कंडीशन का क्या मतलब होता है? एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब होता है ना तो एनर्जी अंदर आई, सॉरी, ना तो हीट अंदर आई ना बाहर गई, मतलब Q बराबर जीरो। और मुझे पता है कि डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W। अरे दोनों ही जीरो जीरो हो गए तो डेल्टा U भी जीरो। बोलो, Q भी जीरो W भी जीरो तो डेल्टा U भी जीरो। अब जब डेल्टा U जीरो हो गया तो तीसरी बात उठ के आ गई कि सर कौन सी गैस? आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं लगता कि डेल्टा U जीरो अगर हो गया तो डेल्टा T बराबर भी क्या होगा? जीरो। तो सभी कुछ जीरो, तो Q भी जीरो, डेल T भी जीरो और W भी जीरो। आप देखो मैंने कैसे स्टेटमेंट पढ़ के ही सोल्यूशन कर दिया, आपको उसमें कुछ बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। फ्री एक्सपेंशन बोला तो W बराबर जीरो, एडियाबेटिक कंडीशन बोला तो Q बराबर जीरो। अब जब ये दोनों जीरो होगा तो फ्लोट लगा दो। फ्लोट मतलब हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट डाले हैं। आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक देख ले, हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया है अपन लोगों ने, ठीक है। तो डेल्टा डी बराबर भी क्या हो गया? जीरो। ठीक, तो मेरा आंसर डी आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, ठीक है, लिक्विड वाटर टू स्टीम, H2O, लिक्विड से H2O, स्टीम, ठीक है, गैस, वेपर, स्टीम। बात समझे? इफ
क्या बोला है, एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस, है ना, 27 डिग्री दे रखा है, वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, तो एंट्रोपी का परिवर्तन, तो एंट्रोपी का परिवर्तन लिखेंगे तो डेल एस वी ए पी, वाष्पीकरण इक्वल टू डेल एच वी ए पी अपॉन में बोलो क्या लिखा मैंने, टेम्परेचर, ठीक, तो डेल एस वी ए पी, और यहाँ पे टेम्परेचर इन्होंने बोला है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हालांकि स्टीम जो बनता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है, स्टीम जो बनता है कितने डिग्री बनता है, 100 डिग्री पे, है ना, पर ठीक है टेम्परेचर मेंशन कर रखा है तो इसलिए अपन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो डेल एस वी ए पी और डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे इन्होंने 30, लेकिन जो आपका एंट्रोपी होता है वो जूल पर केल्विन में होता है, मुझे इसलिए उसको चेंज करना पड़ा, और यहाँ पे आया 300, क्यों, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं केल्विन में बदलूंगा तो वो 300 केल्विन आएगा, ये कैंसिल होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 जूल पर मोल पर केल्विन, 100 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है 69 क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H gives 2H2 is minus 869.6 किलोजूल, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड, ठीक है। तो डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है, कौन से बॉन्ड का पूछा है, एच बॉन्ड का, मतलब आपसे एक्चुअली इसके बारे में बात करिए। यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, और इस क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है, आपको इसका यूज करके निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं कि पहले जो आपको गिवन दिख रहा है पहले उसको ले लें आप, 4H यहाँ पे दिख रहा है गैस, देन यहाँ पे आपको दिख रहा है 2H2, एंड यहाँ पे डेल्टा एच का जो वैल्यू है इट इज माइनस 869.6 किलो जूल, और मुझे ये चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए मुझे, है ना, मुझे इक्वेशन ये वाली चाहिए, दिया मुझे ये है। आप कुछ मत करें, इसको पलट ले पहले, आप जब इसको पलटेंगे, तो ये बन जाएगा 2H2, और 2H2 से बनेगा 4H, यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 869.6 किलो जूल, 869.6 किलो जूल। लेकिन मुझे तो ये इक्वेशन चाहिए ना, अभी मुझे ये इक्वेशन कैसे मिलेगी, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बड़ा सिंपल लॉ है जिसको कहते हैं लेवोसियर लैपलेस लॉ, अगर कोई भी परिवर्तन केमिकल इक्वेशन में आएगा तो वो परिवर्तन आपका जो है एंथैल्पी में भी नजर आएगा, कोई भी चेंज आप केमिकल इक्वेशन में करेंगे तो वो चेंज एंथैल्पी में भी नजर आएगा। तो आप इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, लगभग आ जाएगा 4 3, है ना, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये बात समझे, 4 3 उसके बाद फिर 4 समथिंग, तो पॉजिटिव वैल्यू आया क्योंकि माइनस से यहाँ पे क्या बना प्लस, तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डी आंसर आएगा, इक्वेशन को पलटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, इक्विलिब्रियम की तरफ एंटर कर रहे हैं अपन। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड इन वाटर सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच, किसका पीएच सबसे ज्यादा रहेगा, निम्न में से जल को भिन्न समान मोलर विलयन तैयार किया जाता है, निम्न में से किस एक विलयन का पीएच अधिकतम होगा। तो आप ध्यान से देखें तो ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है ना बेटा मांगे कार स्कूटर CaCl2, कार स्कूटर, और बाप राजी दैट इज BaCl2, ऊपर से नीचे आएंगे, जाहिर सी बात है पानी में डाल रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, पानी में डाल रहे तो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो किसका, तो पानी में डालने से ये बन जाएगा आपका MgOH होल ट्वाइस, है ना, फिर यहाँ पे आप देखेंगे बनेगा CaOH होल ट्वाइस, फिर आप देखेंगे तो SrOH होल ट्वाइस, एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर BaOH होल ट्वाइस। तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि पीएच का वैल्यू भी बढ़ेगा, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा BaCl2, BaCl2 जो होगा उसका एक्वस मीडियम पीएच सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, equal volume of three acid solutions pH 3 4 5 are mixed in a vessel which will be what will be the H plus ion concentration, है ना, H plus ion का concentration क्या होगा। तो एक मेरे पास A, एक मेरे पास B, एक मेरे पास C, दोनों के pH दे रखे हैं, है ना, pH आप देखें तो कितना दिया है 3, एक का 4, एक का 5, तो pH अगर 3 दिया है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10 की पावर -3,
यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10 की पावर -4, यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10 की पावर -5। बोलो आया? अब तीनों को मिला दिया है तो रिजल्टेंट मोलैरिटी मिला दिया है क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर ही है। तो एम आर बराबर अपन लिखेंगे M1V1 प्लस M2V2, है ना, प्लस M3V3, और वॉल्यूम सबका बराबर ही है, अपॉन रिजल्टेंट वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो आया? है ना? तो एम आर बराबर क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट मोलैरिटी इक्वल टू 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -5, अपॉन में बोलो 3 आ गया। अपॉन में बोलो कितना आ गया? 3 आया। जब आप यहाँ से एम आर मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगा वो आएगा आपका 3.7 इंटू 10 की पावर -4, 3.7 इंटू 10 की पावर -4 एम। ठीक है, रिजल्टेंट मोलैरिटी कितना आ जाएगा, या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? सर यहाँ पे 3 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि वॉल्यूम इक्वल हो गया है। अब आप चाहो तो सबका वॉल्यूम 100 ml मान लो, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। मैंने सबका वॉल्यूम 1 मान लिया है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मोलैरिटी मेरा सॉल्व करने पे आएगा, ये आ जाएगा आपका 3.7 इंटू 10 की पावर कितना, -4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज H प्लस इन मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, जिसमें आपको 0.02 m सोडियम एसिटेट है एंड 0.10 एसिटिक एसिड और Ka का वैल्यू दे रखा है ना। बफर का है ये क्वेश्चन, और बफर आपको देखें अगर यहाँ पे, तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन दिख रहा है ये बफर सोल्यूशन का है, क्योंकि आपको मिक्सचर दिया है और बफर सोल्यूशन में आपके पास है CH3COOH, है ना, प्लस CH3COONA, मतलब आपके पास वीक एसिड है, साथ में आपके पास सॉल्ट है। सॉल्ट ऑफ क्या है बोलो? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ क्या चीज है? वीक एसिड एंड बोलो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मुझे यहां से पीएच का फॉर्मूला जब निकालना है तो पीएच बराबर होता है pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बोलो क्या है? एसिड। बात समझे? अच्छा, यहाँ पे Ka का वैल्यू दे रखा है ना, Ka का वैल्यू दिया है, और अपनों को पता है कि जो pKa होता है, जो यहाँ पे फॉर्मूले में यूज करा है, इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। pKa बराबर बोलो क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka। pKa बराबर माइनस लॉग ऑफ Ka, और मैं जब इसका वैल्यू निकालूंगा तो pKa बराबर अपन लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ कितना लिखेंगे? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो ये लगभग वैल्यू जो आता है वो मेरा 4.7 के आसपास आता है। ये जो मेरा वैल्यू आता है लगभग किसके आसपास आता है? 4.7 के आसपास। तो पीएच बराबर अपन यहां से क्या लिखेंगे बताएं जरा? 4.7 लिखा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 0.20। बोलो आया? अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 0.10। तो ये पूरा कैंसिल होके ये गया लॉग 2 का वैल्यू, तो पीएच बराबर आ गया 4.7 प्लस लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301। लॉग 2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0.301। नाउ इसको अपन जब फर्दर सॉल्व करेंगे 0.301, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका पीएच है ना, H प्लस का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से पीएच आपने निकाल लिया, ये 0.3 आ रहा, तो पीएच इक्वल टू लगभग मेरे पास आ रहा है ये 4.4, है ना। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ से H प्लस बराबर लिखेंगे अपन माइनस लॉग ऑफ पीएच, है ना, एंटी लॉग इनफैक्ट, है ना, माइनस लॉग नहीं, एंटी लॉग ऑफ क्या निकालना है आपको? पीएच निकालना है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, तो ये बनेगा आपका एंटी लॉग ऑफ कितना आ जाएगा? 4.4। मेरी बात सबको समझ में आई? क्यों ये कैसे आया तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ये कैसे आया। भाई अपनों को पता है कि पीएच बराबर, है ना, अपनों को क्या पता है बच्चों कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। पीएच का वैल्यू आ चुका है ना मेरे पास 4.4 दिख रहा है, तो पीएच का वैल्यू 4.4 आ गया है, तो H प्लस बोलो क्या बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच।
एंटी लॉग ऑफ क्या है, माइनस पीएच। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 9.0 इंटू 10 की पावर -6, है ना। इसके बराबर आ जाएगा ये 9.0 इंटू 10 की पावर कितना, -6। क्लियर। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट एज लुईस एसिड, इनमें से कौन लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो लुईस एसिड वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अगर मैं पहले मॉलिक्यूल को देखूं NH3 को, तो NH3 के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर है तो ये तो लुईस बेस हो जाएगा। ये तो लुईस क्या है, बेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। मैं H2O की बात करता हूं तो इसके पास भी कौन है, लोन पेयर है। मैं यहाँ पे CH4 की बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब ऑक्टेट पूरा है और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। हमारा जो आंसर आएगा वो B2S6 आएगा, क्योंकि ये जो B2S6 होता है ये एक्चुअल एग्जिस्ट करता है BH3 के फॉर्म में, है ना। और इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन कमी होती है। इसलिए अपना जो आंसर आएगा वो C आंसर आएगा, दैट इज क्लियर है, लुईस एसिड। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता 75, BF3 BCl3 BBr3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार की प्रवृत्ति का घटता क्रम, है ना। टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको समझे जरा ध्यान से। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं BF3, भाई लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, BCl3 और BBr3। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे किस बात पे ध्यान देते हैं कि बोले सर BF3 है तो इसमें मुझे तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, बोलो लुईस एसिड। मेरी बात समझे। तो बोले BF3 होना चाहिए और बच्चे आंसर ही लिख कर आ जाते हैं, और ये हो जाता है सरासर गलत, जबकि ऑर्डर उल्टा होता है इसका। इसके ऑर्डर की बात अगर मैं करूं तो BF3 सबसे कम एसिड होता है, फिर BCl3 और फिर BBr3। अब बोले है सर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अपन BF3 की बात करते हैं तो इसके अंदर एक बॉन्डिंग होती है जिसको अपन कहते हैं बैक बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग होती है दैट इज नोन एज कौन सा बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। अब सर बैक बॉन्डिंग क्या होती है, तो बैक बॉन्डिंग ऐसे होती है कि यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है। आपका जो सेंट्रल एटम है, आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी जो है, क्योंकि आप इसको देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो sp2 होता है। sp2 मतलब वन वेकेंट p है इसके पास, sp2 होता है, sp2 है तो मतलब वन वेकेंट क्या है, p है। और वन वेकेंट p है जब इसके पास में, इसके पास में वन वेकेंट p है जब, तो इसके पास भी तो एक p ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर बैठे हुए हैं। बात समझे कि नहीं समझे। इसके पास भी कितने लोन पेयर है, तीन है, एक दो और एक, ये तीन। अच्छा इसका जो ऑर्बिटल खाली है वो 2p है, ये वेकेंट p ऑर्बिटल है ये वाला, है ना, और ये भरा हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बैठे हैं 2p में, यहाँ पे जो खाली है वो भी 2p है, तो 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली हो जाता है। मतलब जो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग से, बैक सपोर्ट से, पीछे से सपोर्ट देकर इलेक्ट्रॉन की कमी को खत्म कर दिया। तो बोले सर ये Cl में और Br में क्यों नहीं होता है। भाई BCl3 की अगर बात करूं तो उसको बैक बॉन्डिंग के लिए 2p से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा 3p से, है ना। और मैं BBr3 की बात करूं तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा 2p में, कहां से, 4p से। तो डिस्टेंस दूर होते जा रहा है ना। फ्लोरीन तो एग्जैक्टली पीछे ही बैठा हुआ है, फ्लोरीन तो एग्जैक्टली पीछे बैठा हुआ है, फ्लोरीन तो एकदम पास में बैठा हुआ है, इजीली उसको इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कर देता है, दूर। इसका मतलब BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है, इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है सबसे कम हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, दैट इज BBr3, BCl3 एंड BF3। बोलो आया समझ में। तो BF3 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, क्योंकि उसके अंदर फ्लोरीन के द्वारा कौन सी बॉन्डिंग करवा दी गई है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है। 28 क्वेश्चन, अगेन बफर का क्वेश्चन आ गया ये, अगेन बफर। A buffer solution is prepared in which the concentration of ammonia is 0.30, concentration of NH4 is 0.20. If equilibrium constant of Kb is 1.8 into 10 की पावर -5, then which of the following will be solution का pH, है ना।
तो नाउ यहाँ पे बेसिक बफर है, आप ध्यान से देखें तो बेसिक बफर आ रहा है। और कैसे आ रहा है बेसिक बफर? तो आप बेसिक बफर को देखें ध्यान से, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो बफर बना है, ये बना है NH3 और NH4+। अब मे बी NH4+ के साथ कुछ भी होता, ये इसके साथ बना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो बेसिक बफर है। और अगर ये बच्चों बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर में आपको ध्यान से देखिए केबी का वैल्यू दे रखा है ना? केबी का वैल्यू दे रखा है, लगभग कितना दे रखा है ये? 1.8 इंटू 10 की पावर कितना है? -5। तो मुझे पता है कि जो पीकेबी का वैल्यू आएगा, पीकेबी, वो लगभग इसमें वही 4.7 के आसपास आ जाएगा। पीकेबी का वैल्यू 4.75 या 4.7 मान लो अपन तो, ठीक है? नाउ पीएच तो नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली पीओएच निकालेंगे क्योंकि बेसिक बफर है। तो पीओएच बराबर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट अपॉन बेस। तो सॉल्ट की बात करो, सॉल्ट की बात करो तो सॉल्ट मतलब ये, सॉल्ट मतलब ये, है ना? तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है आपका पास में 0.20, और अपॉन में बोलो क्या दिख रहा है? बेस, और बेस आना मतलब कितना आ रहा है? 0.30। बात समझे? तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया पूरा। बात समझे? इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करने से आपके पास जो मिलेगा, यहां से पीओएच आएगा। बात समझे? इसको सॉल्व करने पर यहां से क्या आएगा? पीओएच आएगा, ठीक है? और पीओएच जब आ जाएगा तो अपनों को पता है, पीओएच जब आ जाएगा तो अपनों को क्या पता है? यहाँ पे अपनों को पता है कि पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना होता है? 14। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर यहां तक की बात? ठीक। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो 9.43। यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो सी आंसर आएगा, दैट इज 9.43। आप एक बार कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको आंसर इसका समझ में आएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। H3PO2 कौन सा एसिड है? H3PO2। H3PO2 को ध्यान से देखते हैं, तो ये फॉस्फोरस होता है, यहाँ पे ऐसा आता है डबल बॉन्ड हो, H3PO2 है, PO2 है, तो H3 है, यहाँ पे आ गया आपके पास H, यहाँ पे H, और यहाँ पे कौन आया? OH, है ना? वैसे ही मान लो H3PO3 दिया होता, H3 और क्या दिया होता? PO3 दिया होता, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पर OH, है ना? फिर यहाँ पे दिया होता P, डबल बॉन्ड हो, और H3PO4। तो मैंने आपको तीनों ही बता दिए हैं, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। तो यहाँ पे देखें तो मोनोबेसिक, यहाँ पे देखें तो ट्राई बेसिक, सॉरी डाई बेसिक, एंड डाई बेसिक के बाद यहाँ पे देखें तो क्या है? ट्राई बेसिक। तो इट इज अ मोनोबेसिक, दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि ये अपने अंदर से केवल यहाँ से H प्लस देगा। सो दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड। H3PO2 एक एकल क्षारीय अम्ल है। आगे बढ़ता हूँ। कौन सी रंगहीन गैसों के संयोजन से गहरी भूरी रंग प्राप्त होती है? अ डीप ब्राउन गैस इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू कलरलेस गैसेस। भाई वेरी सिंपल है, जो डीप ब्राउन गैस होती है वो NO2 होती है। NO2 जो गैस होती है, इसका कलर होता है डीप ब्राउन, और ये तब बनता है जब आपका NO प्लस O2, NO प्लस O2, बात समझे कि नहीं? NO प्लस O2, NO प्लस O2 ये न्यूट्रल होता है। ये जो गैस होता है ये न्यूट्रल गैस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ NO2, एंड यही आपका कौन से कलर का गैस होता है? ब्राउन कलर गैस। दिस इज योर ब्राउन कलर गैस। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा अभी पी ब्लॉक को लेकर, ठीक है, क्या है कि कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन आपको क्लियर रखना है कि फॉस्फोरस एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज उसमें पूछ रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा NO प्लस, बोलो कौन? O2, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड? तो अपन यहाँ पे ध्यान रखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड बोलो क्या होता है? इंक्रीजेस। तो ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नाइट्रोजन होना चाहिए, बट नहीं है, तो फिर फॉस्फोरस आएगा। फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऊपर से नीचे आने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है ऑक्साइड का, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड। देखो बॉन्ड एंगल की बात जब करें अपन, तो हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल अपनों को ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस कब?
डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड इसमें एक बात और ध्यान रखें कि जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी ए। व्हाट इज सी ए? सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी ए। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कौन सा एटम? सेंट्रल एटम। यानी कि सबसे ज्यादा एंगल आएगा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक और फिर एंटीमनी। मतलब NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो सबसे ज्यादा होता है लगभग लगभग 107 डिग्री का। और यहाँ आते से लगभग ये 91, फिर 90 एंड सो ऑन ऐसे डिक्रीज होता जाता है, एकदम से एंगल 91 डिग्री पे आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पे हाइड्राइड का एंगल कंटिन्यूसली क्या होता है? डिक्रीज, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो सेंट्रल एटम जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। NH4NO3 को उच्च ताप पर गर्म करने पे, थोड़ा सा डी फोकस हो रहा है, मैं इसको जरा सेट कर दूं, है ना। आप क्वेश्चन देखिए जब तक। NH4NO3 NH4NO3 को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अमोनियम अमोनियम NO3 नाइट्रेट को गर्म करा है, ये भी पी ब्लॉक का ही है, तो आपको मिलेगा N2O प्लस H2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको। इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O लाफिंग गैस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपको पी ब्लॉक चैप्टर और वहां पे मिलेगा आपको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। पी ब्लॉक चैप्टर आपको मिलेगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। पी ब्लॉक, हालांकि सिलेबस में से कुछ चीजें कम हुई हैं लेकिन ये पोर्शन है, तो पी ब्लॉक चैप्टर, बात समझे, और उसमें भी कौन सा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। क्लियर है? चलो 81 के बाद आगे बढ़ता हूं मैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कैसा होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, N2O। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन एक अधातु है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक अधातु है, एंड नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका होता है एसिडिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है आपका एसिडिक, है ना। हालांकि हालांकि एक बात का ख्याल रखिएगा, एक आपका NO, एक आपका CO और एक आपका N2O, ये तीन ऐसी गैसेस होती है विच आर न्यूट्रल। ये तीन ऐसी गैसेस होती है विच आर न्यूट्रल, बात समझे। एक कौन आया आपके पास में? एक कौन आ रहा है आपके पास में? NO, है ना। एक क्या आया? CO, और एक कौन आया? N2O। एक NO है, एक CO है और एक कौन है? N2O। ये तीन ऐसे गैसेस होती है विच आर कैसी है? न्यूट्रल है। अदरवाइज सारे नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। केवल तीन ये गैसेस, केवल तीन ये गैसेस जो रहते हैं ये कैसी रहती हैं? न्यूट्रल। इस बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, उसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन लेकिन ये जो तीन दिख रहे हैं ये हमेशा कैसा कैरेक्टर शो करेंगे? न्यूट्रल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आता है अमंग द ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन? तो बेसिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। अब यहाँ पे मैं देखूं तो ये लोन पेयर है, लेकिन यह फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है वो तो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो लोन पेयर को जाने ही नहीं देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं नाइट्रोजन, है ना, एंड यहाँ पे बात करता हूं मैं आयोडीन, तो नाइट्रोजन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर मैं कंपेयर करूं, नाइट्रोजन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप कंपेयर करो, तो यहाँ पे ध्यान रखो ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। यहाँ पे आता है 4.0, ये आता है 3.5, ये 3.0, और आयोडीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो लगभग होता है 2.5। तो आयोडीन क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा देगा। आयोडीन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ा दी, तो Ni3 का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आ जाएगा। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी तो ये रहता है अपने पास में, फ्लोरीन, फ्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है, इस वजह से उसका कौन सा कैरेक्टर बढ़ जा रहा है, बेसिक कैरेक्टर। चलो, ई ब्लॉक अगेन ऑक्सीजन का प्रिपरेशन, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन कि KClO3 को हीट करने से क्या मिलता है, तो KClO3 को हीट करेंगे तो आपको मिलता है KCl प्लस O2, KCl प्लस O2, यहाँ पे लगा लो 3, यहाँ पे लगा लो 2, ये 2, तो KCl प्लस क्या होता है O2, KClO3 को हीट करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑक्सीजन का पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सामने दिखेगा, सामने दिखेगा, पी ब्लॉक क्लास 12 फर्स्ट एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी है, पी ब्लॉक क्लास 12। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, डाई ऑक्सीजन का, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को ध्यान से देखें, मिलेगा उसके अंदर आपको, एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ऑक्सीजन का अणु होता है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है O2, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर। इसके आधार पर समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर समझो तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 1s2, 2s2 और 2p, बोलो क्या आता है, 4 आता है। तो अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, थोड़ा बहुत ध्यान हो आपको, तो आपने जो एनर्जी लेवल डायग्राम था वो ऐसा कुछ पढ़ा होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अब दो ऑक्सीजन के पी में, एक ऑक्सीजन के पी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो ऑक्सीजन के पी में जो आएंगे वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, है ना। एक ऑक्सीजन में 4 होते तो पी में कितने आएंगे, 8। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक विद टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक विद टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनुचुंबकीय व दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक विद टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय विद टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो भाई देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपनों को काफी कुछ निकालना आता है, और अब मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि यहाँ सल्फर -2 में है, यहाँ सल्फर +2 में है, यहाँ सल्फर आ जाएगा आपका +4 में, है ना, एंड H2SO5 आ रहा है, तो H2SO5 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये H, है ना। अब यहाँ पे H2SO5 को अपन जरा देख लेते हैं, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, S S, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे O और ये H, है ना। तो ये -2 -2 -1 और -1, तो ये +6 आ रहा है, यहाँ पे +6 आया। तो आप ध्यान से देखें तो +6 +4 +2 और -2, तो मेरा आंसर यहाँ पे डी आने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट का था, अपन बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 87। फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित नहीं करता है। फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस वजह से ये कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, और फ्लोरीन का केवल एक ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज कितना, -1। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है विच इज अ कैसा एजेंट, बोलो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हेलोजन्स। नेक्स्ट आते हैं एक परमाणुवीय विच इज मोनोअटोमिक, विच इज मोनोअटोमिक। तो सल्फर नॉर्मली पाया जाता है S6 S8 के फॉर्म में। हीलियम नोबल गैस है, वैसे आंसर हमारा हीलियम ही आएगा, नोबल गैस है ना। हीलियम जो होता है वो He के फॉर्म में होता है, क्लोरीन जो होता है वो Cl2 के फॉर्म में होता है, फॉस्फोरस इज इन द फॉर्म ऑफ P4, सल्फर मुझे पता है S6 या फिर कौन है, S8। तो मेरा जो आंसर आएगा वो हीलियम आएगा, मोनोअटोमिक होता है। 89 विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर जस्ट मैंने अभी आपको ये बताया कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन होता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सभी हेलोजेंस की बात करूं तो फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एलिमेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा है वो लिथियम होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा है लिथियम, ठीक। हेलोजन अम्लों का कौन सा गुण जो गलत दर्शा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन एसिड दैट इंडिकेटेड इनकरेक्ट। चलो मैं बहुत इजीली समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास आता है HF, मेरे पास आता है Cl, मेरे पास HBr एंड HI। ऊपर से आ रहे हैं नीचे, ऊपर से आ रहे हैं नीचे, नीचे आने से साइज ऑफ एटम बढ़ता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एटम फ्लोरीन से बड़ा, क्लोरीन उससे बड़ा आयोडीन, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज हुआ, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एटम बढ़ा तो बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बॉन्ड का लेंथ अगर बढ़ेगा, बॉन्ड का लेंथ अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगा। तो सर क्या क्या बढ़ेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है पहली बात, ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड से। उसके बाद आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई ना, HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई ना, थोड़ी भी एनर्जी दोगे बॉन्ड टूटेगा, थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर को कम दे रहा है, मतलब आंसर यही आएगा। इनकरेक्ट बोला है ना, ये ठीक है, बॉन्ड लेंथ ये ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी भी ठीक है, ये तीनों चीजें ठीक है। तो मेरा आंसर जो आएगा वो ए आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने बहुत बार देखा है, हम अब इसको निकाल सकते हो, इसलिए मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं कि ICl2 या DsP2 ये जो है ये सही मैच्ड नहीं है। बात समझे, क्यों मैच नहीं है उसका कारण भी बता देता हूं। क्योंकि जब आप DsP2 कहते हैं, जब आप DsP2 कहते हैं तो DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, और स्क्वायर प्लेनर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थोड़ी हो सकता है। DsP2 है वो, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ कौन लिखा हुआ है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्लास के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, जो ग्लास होता है, ग्लास का जो मेजर कंपोनेंट है वो SiO2 होता है। तो इसकी जो क्रिया है वो कौन करता है, HF। HF जो है वो ग्लास से, कांच से अभिक्रिया कर जाता है। HF जो है वो SiO2 से, सिलिका ग्लास का मेजर जो कंपोनेंट होता है वो SiO2 होता है, समझे। SiO2 के साथ में जो है ये इजीली रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हालांकि ऑप्शंस डिफरेंट है इसके अंदर, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है, क्लोरीन है ना। वो क्वेश्चन में ऑप्शंस दूसरे थे, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला नहीं पूछा है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला नहीं पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में जो सक्रिय अंश के रूप में विद्यमान है, तो विरंजक चूर्ण में है ना, वो होता है आपका CaOCl2, दैट इज CaOCl2, है ना, CaO, और यहाँ पर कौन है ये Cl2, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा, दैट इज CaO, कितना है, Cl2, क्लियर है। तो अपना सिंपल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और समझा दूं कि जो क्लोरीन होता है ना इसके अंदर, ये दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये जो क्लोरीन होता है, इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो दो डिफरेंट होते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा होता है CaCl और यहाँ पे OCl, मतलब एक क्लोरीन होता है -1 में और एक होता है +1 में, ध्यान रखिएगा। तो CaOCl2 जो दिख रहा है, बात समझे, ये दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आता है, इनर्ट गैसेस कैन बी आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड। इनर्ट गैसेस को, है ना, P ब्लॉक चल रहा है, इनर्ट गैसेस को सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस से तो कोई मतलब नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा लो और एड्सॉर्प्शन करा लो, तो दोनों ही चीजें सही है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और चारकोल, दोनों के ऊपर, चारकोल के ऊपर भी एड्सॉर्ब इसको कराया जा सकता है, चारकोल के ऊपर भी एड्सॉर्प्शन इसका होता है। नेक्स्ट है,
पहला कंपाउंड नोबल गैसेस के द्वारा बनाया गया, द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस प्रिपेयर्ड बाय नील बार्टलेट। तो भाई देखो, नील बार्टलेट जो था उसने क्या पाया कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जेनॉन के जैसी होती है। तो इसने बोला कि भाई जब ये आपस में रिएक्ट करके O2 PtF6 दे सकता है, जब ये आपस में रिएक्ट करके ये कंपाउंड दे सकता है और जिनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बराबर है, तो बोले ये भी तो आपस में रिएक्ट कर सकता है। बोले हाँ कर सकता है। तो इसने पहली बार इनको आपस में रिएक्ट करके एक रेड कलर का कंपाउंड प्रिपेयर किया था। क्या देखकर कि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन एनर्जी जिनॉन के जैसी है, तो जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है तो जिनॉन भी बना सकता है। इसलिए इसने पहला जो कंपाउंड बनाया था वो बनाया था XCPtF6। नील बार्लेट ने। अच्छा, जितनी भी नोबल गैसेस है उनमें से आपको मैक्सिमम कंपाउंड मिलेंगे हीलियम सॉरी जिनॉन और क्रिप्टॉन के। जिनॉन और क्रिप्टॉन के ही मैक्सिमम कंपाउंड मिलेंगे। उसमें भी क्रिप्टॉन के तो लिमिटेड ही हैं। आपको मैक्सिमम कंपाउंड किसके मिलेंगे? जिनॉन के मिलेंगे। और जिनॉन कंपाउंड्स क्यों बनाता है? क्योंकि जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की लगभग कैसी आती है? सेम आती है। एनसीईआरटी का ही लाइन है ये। नेक्स्ट, द मिक्सचर विच इज यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा मिक्सचर? तो हीलियम और किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन का, है ना। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो अंदर की तरफ जाते हैं तो जो यूज करते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन। नोबल गैसेस जो रेडियो एक्टिव है, द नोबल गैस विच इज रेडियो एक्टिव नोबल गैस रेडॉन। रेडॉन ऐसी एक गैस है विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो आपको पी ब्लॉक के एनसीईआरटी कंपाउंड्स छोड़ के पढ़नी है। एंड पी ब्लॉक में ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट की जानकारी पूरी होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट की जानकारी पूरी होना चाहिए। नेक्स्ट, SeCl4 चतुष्फलीय संरचना नहीं होती है। SeCl4 की चतुष्फलीय संरचना नहीं होती है, सेलेनियम की। चलो चेक कर लेते हैं। तो सेलेनियम दिख रहा है SeCl4, है ना। तो सेलेनियम ये क्या आता है? ओ से तो 6+4, तो उससे Sc, ये तो भाई वैसी हो जाएगी ना, C100 हो जाएगी। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इधर Cl, इधर Cl और एक लोन पेयर। तो SeCl4 की चतुष्फलीय संरचना नहीं होती है, बिल्कुल सही है। असर्शन तो सही है ना। असर्शन सही है। कथन जो है SeCl4 की चतुष्फलीय संरचना नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। C100 होती है ना। उसके बाद Se in SeCl4 is 2 लोन पेयर। तो Se in SeCl4 is 2 लोन पेयर, ये तो गलत हो गया। दो कहाँ है? एक ही है। लोन पेयर तो एक ही आ रहा है, दो लोन पेयर थोड़ी आ रहे हैं। लोन पेयर कितना आ रहा है? एक आ रहा है। तो रीजन गलत हो गया। रीजन गलत हो गया तो क्या आएगा? असर्शन तो सही है पर रीजन गलत है। असर्शन सही है बट रीजन गलत है। जो रीजन दिया है वो गलत दिया है, स्टेटमेंट ही गलत है। असर्शन सही है बट रीजन कैसा है? गलत है। क्लियर? चलो, एंड हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली हम पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ओजोन ऑक्सीजन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन इज पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ओजोन अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ओजोन टूटकर ऐसा कुछ देता है। ओजोन इजीली टूट जाता है, बात समझे? तो ये देता है। ओजोन इज डायमैग्नेटिक बट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। देखो, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। ओजोन डायमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक है, ये बात भी सही है, पर रीजन गलत है ना। ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए होता है कि उसकी एबिलिटी है नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करने की। तो अपन यहां बोलेंगे कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है ना। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। जो कारण दिया है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात सही है, क्योंकि उसमें टेंडेंसी होती है नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करने की? रिलीज करने की। लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस सोल्यूशन। अगले आने वाले सोल्यूशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।